नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मणिपुर का जो शर्मनाक वीडियो आप सब ने देखा या नहीं देखा, जिसकी खबर आपने पढ़ी, उसने भारत के 140 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया के सामने उनकी नज़रें झुका दी हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं के साथ ये जुल्म और ज्यादती होती है। भारत के ही एक हिस्से में जो भारत की संसद है, वहाँ भी पूरे तरीके से हंगामा हुआ। विपक्ष ने कोशिश की कि इसको बहस का मुद्दा बनाया जाए और लोकसभा स्थगित हो गई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि जब पूरी दुनिया परेशान है, पूरी भारत के लोग इस बात को लेकर, वो लोग भी जो नरेंद्र मोदी की, उनकी पार्टी की राजनीति को सपोर्ट करते हैं। द वायर पर आपने देखा था कि कई लोग ये कह रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी के फैन है, उसके बावजूद भी इस बात का समर्थन नहीं कर सकते कि महिलाओं के साथ ये सुलूक हो। आखिर नरेंद्र मोदी कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? सबसे जो छोटा कदम है जो उनसे इस बात की उम्मीद की जाएगी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, वो है कि बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा ले लें। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, लगभग 10 साल हो जाएंगे, एक पूरा दशक उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे हो जाएगा। आखिर क्यों उनके पास वो मॉरल राइट नहीं है, वो नैतिक अधिकार नहीं है कि वो बीरेंद्र सिंह को ये कहें कि उनको धर्म, जो उनका राजधर्म है, उसकी वो याद दिलाएं बीरेंद्र सिंह को और उनका इस्तीफा मांग लें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे वजह है, क्योंकि इसके पीछे सीधा तर्क ये है कि 2023 के बीरेंद्र सिंह दरअसल 2002 के नरेंद्र मोदी हैं। गुजरात के वो दंगे, जो न जाने जिसके दाग कितनी बरसातों के बाद धुलेंगे, ये नरेंद्र मोदी भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानती। आज इस कार्यक्रम में अगले कुछ मिनटों में मैं आपको यही बताऊंगी कि दो बहुत शानदार लेख लिखे हैं हमारे वक्त के दो जो बेहतरीन कमेंटेटर्स हैं, एजाज अशरफ और रामचंद्र गुहा। अलग अलग अखबारों में इन्होंने दो आर्टिकल्स लिखे हैं। इसी लॉजिक को, इसी दलील को, जिसको बार बार मैं महसूस करती रही कि नरेंद्र मोदी आखिर 2 दशकों के बाद बीरेंद्र सिंह की शक्ल में क्यों नजर आ रहे हैं। कौन सा ये एक ऐसा सुपरहिट फॉर्मूला है भारत की राजनीति के लिए, जिसकी वजह से जो मुख्यमंत्री बनने का, जो प्रधानमंत्री बनने का रास्ता है, वो इसी रास्ते से गुजर रहा है। पूरी तरीके से तर्क ये दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अल्पसंख्यक को परेशान करेंगे, उसको सताएंगे, उसके ऊपर जुल्म करेंगे, बहुसंख्यक उतना ही खुश होगा। और यही आपकी जो पॉपुलैरिटी का मॉडल है, यहीं से एक मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जाता है। और यही वजह है हमारे सामने। आप ये देखिए कि लगातार हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत विश्व शर्मा से लेकर और अब बीरेंद्र सिंह नए ऐसे मुख्यमंत्री हैं। और ये जो उन्हें शर्फ हासिल हुआ है, ये जो सम्मान उन्हें मिला है, वो उत्तर पूर्व के बहुत ही कम ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनको ये सम्मान मिला होगा कि उनको ये बताया जाए कि पूरी तरीके से हिंदुत्व के एक चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से मॉडल ये है कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो एक तरफा, एक जो बहुसंख्यक समुदाय है, उसमें भी जो अतिवादी सोच के लोग हैं, उनकी तरफ एक तरह का समर्थन करता हुआ नजर आता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे इस मामले में अगर आप ये देखें तो जो मैतेई मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, वो मैतेई समुदाय का समर्थन सिर्फ परोक्ष रूप से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से, यानी सीधे तौर पे, इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली करते हुए नजर आते हैं। अगले कुछ बयानों में मैं आपको बताऊंगी उनके मई के महीने में जो उन्होंने बयान दिए हैं। और इसके अलावा तो मैंने आपको बताया कि पुलिस, प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री, ये बताता है कि बहुसंख्यक समुदाय दरअसल असुरक्षित है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके हमदर्द के तौर पर उभरता है वो मुख्यमंत्री। और अचानक एक लोकप्रिय चेहरा बन जाता है वो व्यक्ति और अपने राज्य से भी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी लोकप्रियता बन जाती है। आपको मैं रीसेंट एग्जाम्पल देना चाहती हूँ हेमंत विश्व शर्मा का, जिनके बहुत सारे विवादित बयानों के अलावा अभी कुछ दिनों पहले की बात इन्होंने कहा कि महंगाई के लिए भी जिम्मेदार हैं मियां मुसलमान। ये खुद एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है, जो संविधान की शपथ जिसने ली है, और वो ये कहता है कि संविधान के प्रति वो जवाबदेह है। तो बीरेंद्र सिंह के बयानों को मैं आपको याद दिलाऊंगी, आपको बता रही हूँ कि पूरा जो मॉडल है, इसमें एक तरफा साथ देना बहुसंख्यक समुदाय के लोगों का, उसमें खासकर अतिवादी जो सोच के लोग हैं उनका, और उसके अलावा महिलाओं के साथ जो पूरी तरीके से ज्यादती, यौन हिंसा, सामूहिक बलात्कार और गैर इंसानी हरकतें करने का ये मॉडल भी वही है 20 साल पुराना, 2002 के गुजरात का। बिल्किस बानो आपको याद तो होगी, कभी तो वो याद आती होगी, बदकिस्मत जो औरत है। इसके बाद अब मैं आती हूँ कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बहुत कम ऐसे बयान दिए हैं जिसमें गुजरात के 2002 के दंगों का जिक्र हुआ है। 2013 में उनका ये बयान था। एजाज अशरफ इस बात की याद दिला रहे हैं अपने इस आर्टिकल में। वो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया
2002 के दंगों के बारे में तो याद है आपको, उन्होंने कहा था कि जो पिल्ला भी अगर किसी हमारी कार के नीचे, कोई और अगर ड्राइव कर रहा हो और पिल्ला भी अगर मेरी कार के नीचे आ जाए, कुत्ते का बच्चा भी अगर मेरी कार के नीचे आ जाए तो तकलीफ तो होती है। और मैं तो उस राज्य का मुख्यमंत्री था, मैं इंसान हूँ, कहीं भी कुछ बुरा हो तो मुझे तकलीफ होगी। नरेंद्र मोदी ने रॉयटर्स से बात करते हुए ये बात कही थी। और अब ये देखिए, अब की ऑर्गेनाइजर से जो माउथ पीस है आरएसएस का, बीरेन सिंह ने बातचीत करते हुए, कंपैरिजन आप देखें दोनों मुख्यमंत्रियों का, बीरेन सिंह ने ऑर्गेनाइजर से बातचीत करते हुए कहा कि जो आदिवासी लोग हैं हमारे राज्य के, उनको सीधे तरीके से दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर तब्दील कर दिया गया है, सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर। और जब से कि ये विदेशी कुकी इमिग्रेंट्स ने तमाम जो समाज है, राजनीति है और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर पूरे तरीके से काबू पा लिया है। एक समुदाय का अपने को प्रतिनिधि बताना और दूसरे समुदाय के लोगों को विदेशी बताना, दुश्मन बताना, घुसपैठिया बताना। आपको वो भी याद होगा, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो दीमक का नाम दिया था, जो हमारे गृह मंत्री हैं आज के अमित शाह, उन्होंने कहा था घुसपैठियों को उन्होंने दीमक बताया था। उसके बाद मई के आखिर में एक और बयान की याद दिलाते हैं इसी लेख में एजाज अशरफ। वो कहते हैं कि किस तरीके से, आपको याद होगा वायर पर मैंने कार्यक्रम भी किया था कि मुख्यमंत्री की हैसियत में बैठा हुआ एक व्यक्ति एक समुदाय के लोगों को वो ये कह रहा है कि वो आतंकवादी हैं। पहली बार एक तरह से उन्होंने पूरे, मैं कहूँगी इस पूरा जो स्थिति वहाँ पर संकट की बनी हुई थी उसमें एक तरह से आग में घी डालने का उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि जो 40 लोग, तब तक मई के आखिर तक 40 लोग मारे गए थे, उन्होंने कहा कि जब तक ये टेररिस्ट, उनको नाम दिया, ये अगर ठीक नहीं हो जाते हैं, उन्होंने कहा ऑपरेशंस अगेंस्ट द टेररिस्ट हु हैव बीन अटैकिंग सिविलियंस विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, यानी उनके पास तमाम तरह के हथियार हैं, और कुकी लोगों को कहा कि वो टेररिस्ट हैं। इसके बाद उन्होंने विदेशी हाथ होने का भी नाम लिया कि विदेशी हाथ है इस मामले में चीन। और आप देखते हैं भारतीय मुसलमानों के बारे में जब भी जिक्र होता है तो पाकिस्तान की बात कही जाती है कि वो हवा दे रहा है मणिपुर में। चीन का उन्होंने जिक्र किया, विदेशी हाथ का उन्होंने जिक्र किया। नरेंद्र मोदी का ये बयान याद आता है, क्रिया प्रतिक्रिया का वो बयान, जिसको जब ये लगा कि ज़्यादा हो गया, बात हाथ से निकल गई, तो कई बार जो पूरा ये संघ और बीजेपी का नेटवर्क है, इन्होंने कोशिश की कि भुला दिया जाए कि, और ये कहें कि कभी इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने ये बात नहीं की। तो ये जब 27 फरवरी 2002 को जो गोधरा का पूरा कांड हुआ था, उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा हुई थी जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, जी न्यूज़ को बातचीत करते हुए ये जो बयान है, सिद्धार्थ वरदराजन अपनी किताब में लिखते हैं 2002 की जो पूरी ये जो त्रासदी थी उस पर उन्होंने किताब लिखी, गुजरात द मेकिंग ऑफ अ ट्रेजेडी। इसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो न्यूटन ने ये लॉजिक दिया था कि क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, आपको याद है, आप में से बहुत सारे लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, और साइंस नहीं भी पढ़ी होगी तब भी आपने प्राइमरी की किताबों में ये पढ़ा होगा। ये जो पूरा लॉजिक है, जी न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने 1 मार्च को ये कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया की चेन चल रही है, हम चाहते हैं कि ना क्रिया हो और ना प्रतिक्रिया। बताया जाता है कि ये बात जब एहसान जाफरी को जिंदा जला दिया गया था, टुकड़ों टुकड़ों में उनका शरीर बांटकर उसके साथ 69 और लोगों को गुलबर्ग सोसाइटी में जला दिया गया था, मार दिया गया था, तब उनसे इस बारे में पूछा गया था। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया की थ्योरी ये थी कि देखिए, एहसान जाफरी ने, जो भीड़ वहाँ पर जमा थी उनके घर के बाहर, उनके ऊपर उन्होंने बंदूक चलाई थी, उन्होंने फायर किया था। अगर वो फायर नहीं करते तो ये जो 69 लोग थे और ख़ुद एहसान जाफरी, ये नहीं मारे जाते। और साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एहसान जाफरी की वो बात, जब कई किताबों में इस बात का जिक्र है कि बार बार नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया उन्होंने खुद, क्योंकि वो पूर्व सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, उन्हें बचाने के लिए, और कोई भी मदद उन तक नहीं पहुंची। अब यहाँ पर ये सिद्धार्थ वरदराजन की किताब तो बताती ही है, इसके अलावा गुलबर्ग सोसाइटी का मैं आपको जिक्र कर रही हूँ, उसके अलावा शंकर सिंह वाघेला का मैंने इंटरव्यू किया था अभी कुछ महीने पहले जब गुजरात में चुनाव हुए थे। वहाँ पर इस इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात को सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा था। ये क्रिया प्रतिक्रिया वाली जो राजनीति है उस पर बातचीत किया ही देखते हैं। कार सेवकों का डब्बा जो गोधरा में जलाया गया, ये कार सेवकों का आने का समय नहीं था, वापस जाने का समय था अयोध्या कार सेवा करने के लिए। अभी वापस आने वाले हैं, वो किसको पता। आप यहाँ आने वाली थी, मेरे को पता है, और आदमी तो वो जो अंदर वाला आदमी जानता है कि कार सेवक कहाँ, किन, वो मुसलमान कहाँ जानते हैं गोधरा वाले कार सेवक कहाँ है, कहाँ नहीं, किसके नाम पर लिखा है कार सेवक है इसमें।
वो तो रिजर्वेशन होता है C7 के C6XYZ, और वो डब्बा अंदर से षड्यंत्र के हिसाब से जलाया गया। सब हिंदू थे, कार सेवक हिंदू थे, कौन थे कहाँ से आए लिस्ट तो होगा जो भी होगा। इतना ही नहीं मैडम, वो जो डेड बॉडी थी इनको सफ़ेद कपड़े में गोल करके अहमदाबाद में इनकी शोभा यात्रा, शव की यात्रा निकालने का प्लानिंग, कितने राक्षसी दिमाग का प्लानिंग होगा आप, एंटी ह्यूमन आदमी का। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। लाशों की शोभा यात्रा अहमदाबाद में, लोग लाशें देखेंगे, फिर देखो क्या होगा। ये गुजरात में बीजेपी आने का वजह में ये गोधरा का जो डब्बा जलाया गया, जिसने भी षड्यंत्र किया वो, और इतना ही नहीं रक्षक भक्षक बने। नहीं तो ये बताइए वाघेला जी, जब आप इतनी बात कह रहे हैं हाँ। कि ये सब साजिश के तहत हुआ, तो ये मुझे बताएं, फिर ये भी बता दीजिए किसने किया है, ये किसने गोधरा में कार सेवकों को मरवाया, कौन, किसको फायदा हो? वो भूल जाइए जो भी होगा। देखिए कई बातें ऐसी वो भ्रम में रखने वाली बात होती है, कोई पॉइंटेडली बात नहीं होती है, लेकिन हिंदू मुसलमान हुआ तो राज्य की फर्ज थी कि इनको रोका जाए। रक्षक भक्षक बनते हैं, और हाउस में असेंबली में कहा जाता है कि एक्शन का रिएक्शन होगा। इतना ही नहीं, एडवांस में होमवर्क किया था कि ये मुसलमान इलाका है, ये वो इलाका है, ये करेगा वो करेंगे। एहसान जाफरी MP था, उसको कैसे, ये सब प्लानिंग के तहत हुआ। जैसे भी हुआ, तो ये एक्शन रिएक्शन की जो थ्योरी है, आप कह रहे हैं जब एक्शन ही साजिश था, वो उस तरफ से हुआ, इसका मतलब रिएक्शन भी प्लान था। यही मैंने पुलवामा के हिसाब से भी बताया था कि पुलवामा का एक्शन में रिएक्शन देखिएगा। ये जो हुआ ना गोधरा, वही बीजेपी की फिर से सत्ता पर आने के लिए जो षड्यंत्र, हिंदुओं को मारो, किसने मारे? मुसलमानों के। अब हिंदू मुसलमानों को मारेंगे, क्यों? ऐसे ही। और इसका फायदा किसे होगा? फायदा बीजेपी को हुआ। तो मणिपुर में जो मेतई समुदाय के जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी तादाद है 53%, और कुकी जो हैं उनकी तादाद है 16%। कुकी ये ईसाई लोग हैं, मेतई अपने को हिंदू कहते हैं, और जो थर्ड मेजर ग्रुप है नागास का, वो 24% हैं। गुजरात में अगर देखें तो ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये अलग है काफ़ी। गुजरात में 88% पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की है, और मुसलमान लगभग 10% के आसपास हैं। और इसीलिए ये जो पूरा पलड़ा है ये अजीब तरीके से महसूस होता है। यानी बहुत सारे हमारे पास ऐसे समानांतरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां 2002 की जो हिंसा है उसे 2023 में जो हिंसा हो रही है यहाँ पर मणिपुर में, उसके साथ हम पैरेलल देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मामलों में अलग भी है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में बड़ी तादाद में मुसलमानों का नरसंहार हुआ, उनकी हत्या हुई, उसको यहाँ इस तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यहाँ तादाद जो है वो अलग तरीके से है, और उसमें तीसरा कोण भी है जो नागा लोगों का है। तो इसमें जो सीधे तौर पर देखा जा रहा है, और इसीलिए जो महिलाओं को एक तरह से, आपने जो वीडियो देखा, महिलाओं को एक तरह से एक समुदाय, उनके साथ यौन हिंसा करके, और उनको मैं कहूँगी सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करके, एक पूरे समुदाय को ये बताने की कोशिश हो रही है कि उनको जलील करने की, उनको अपमानित करने की, शर्मिंदा करने की कोशिश हो रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे गुजरात में किया गया। अब वो बयान भी मैं आपको याद दिलाती हूँ, 5 के 25 आपको याद आया, जब कई महीने गुजर जाने के बाद गुजरात दंगों के नरेंद्र मोदी ने रिलीफ कैंप्स को बंद करने की बात कही, और कहा कि क्या बच्चा पैदा करने की का केंद्र बना दें इसको, और 5 के 25 वो बयान कभी नहीं भूला जा सकता, जब एक तंज करते हुए नरेंद्र मोदी ने इस बात के बारे में कहा। तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो जो खासकर हथियारों की जो मौजूदगी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, और इसीलिए इसको गृह युद्ध कहा जा रहा है, इसको हिंसा नहीं कहा जा रहा, इसको नरसंहार भी नहीं कहा जा रहा, इसको गृह युद्ध कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों समुदायों के पास हथियारों की मौजूदगी है। यहाँ पर जो लिखते हैं रामचंद्र गुहा, वो लिखते हैं कि किस तरीके से जो इससे पहले जो एग्जाम्पल नज़र आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये नज़र आता है कि जो नक्सलवादी लोग थे, उन्होंने जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत है, वहाँ पर देखा गया कि वो इस तरह से लूट उन्होंने की, या फिर डकैत कभी कभी उत्तर भारत में पुलिस से इस तरह से छीन लिया करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके छीन लिया करते थे हथियार पुलिस से। लेकिन जितना मणिपुर में नज़र आ रहा है वो ये कहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण, ऐसा कोई पैरेलल देखने को नहीं मिलता जैसा हथियारों की लूट यहाँ पर। खुद मुख्यमंत्री, खुद सरकारी स्तर पर, खुद हमने देखा गवर्नर जो कह रही हैं कि किस तरीके से हथियारों की लूट, इसके अलावा घरों का जलाया जाना, लोगों का मारा जाना, महिलाओं का बलात्कार, चर्चों का जलाया जाना, मतलब 2, 4, 6 नहीं, दर्जनों चर्चों का जलाया जाना, ये तमाम चीज़ें भारत के इतिहास में शायद पहले कभी देखने को नहीं मिली हैं। और ये जो ज़ख्म मणिपुर को मिल रहा है, दोनों को, जो मैतेई समुदाय के लोग हैं और कुकी समुदाय के लोग हैं, ये एक ऐसा ज़ख्म है
जो शायद जिसकी भरपाई आने वाले दशकों में भी नहीं होगी। गुजरात दंगों की 20 साल बाद जब मैं गुजरात गई कवर करने के लिए इलेक्शन, तो मैंने ये भी जानने की कोशिश की, क्योंकि इत्तेफाक से वो एक तरह से बरसी भी थी गुजरात दंगों की, 20 साल की बरसी, 2 दशक गुजर चुके थे। तो पता चला कि ये लगभग असंभव है अहमदाबाद, वडोदरा जैसे बड़े बड़े शहरों में कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के पड़ोसी हों। बहुत एक तरह से वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बन चुके हैं, स्टील के कंपार्टमेंट्स के, मुसलमान एक तरफ रहेंगे और हिंदू एक तरफ रहेंगे। और यहाँ पर भी जो मैतेई और कुकी समुदाय के लोग हैं वो सीधे तौर पर एक तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ एक समुदाय बस चुका है और दूसरी तरफ जो घाटी का, इम्फाल घाटी का इलाका है, और दोनों समुदाय एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। कई तरह की ये मिसालें भी मिली हैं कि एक दूसरे पड़ोसियों को, मैतेई कुकी को और कुकी मैतेई को, लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीति के हिसाब से देखें तो पूरा जो समाज है वो इस कदर हिंसक हो चुका है, जो पूरे तरीके से अब उनके वापस लौटने में, जब 20 साल में गुजरात वापस नहीं लौटा और जो सांप्रदायिक दीवारें हैं वो और ज़्यादा, मैं कहूँगी, मजबूत हो गई हैं, तो क्या उम्मीद ये की जाए कि क्या जो मणिपुर है वहाँ कुछ अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। तो 2023 का मणिपुर और 2002 का गुजरात ये सीधे तौर पर एक जैसे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे मामले में। और रामचंद्र गुहा 3 वजह बताते हैं कि क्यों बीरेन्द्र सिंह इस्तीफ़ा उनसे नहीं मांगा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर इस तरीके से बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफ़ा मान लिया जाए, बीजेपी वैसे भी इस्तीफ़ा नहीं मांगती अपने मुख्यमंत्रियों से, तभी एक मिड टर्म में यानी बीच में कभी उनके कार्यकाल के मांगा गया है जब उन्हें लगा कि राजनीतिक रूप से, चुनावी रूप से ये व्यक्ति अब बोझ बन चुका है, तो अब उससे इस्तीफ़ा मांग लिया जाए। तो बीरेन्द्र सिंह से ये नहीं मांगा जा रहा इस्तीफ़ा, क्योंकि ये पूरे तरीके से इस बात को कबूल करना हुआ कि हाँ, भाजपा के मुख्यमंत्री ने मिस हैंडल किया, उस पूरी जो समस्या, जो संकट था और जो हिंसा थी उसको संभाल नहीं पाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी नया चीफ मिनिस्टर बनाती है तो सीधे तौर पर ये जो निशाना है वो गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि ये नाकामी सिर्फ बीरेन्द्र सिंह की नहीं होगी, ये नाकामी अमित शाह गृह मंत्री की भी मानी जाएगी। और तीसरी बड़ी बात कि सीधे तौर पर 2 दशक पहले के मुख्यमंत्री, जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर भी बात आएगी कि देखिए कि सीधे तौर पे ये माना जाएगा कि उस वक्त भी, यानी जो सवाल है नए सिरे से उठाए जाएंगे कि इस वक्त अगर बीरेन्द्र सिंह को हटाया गया, अपने पद से इस्तीफ़ा दिया गया, तो 2002 में नरेंद्र मोदी के लिए भी ये जायज़ बात थी कि वो इस्तीफ़ा दे दें। तो जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी ये एक ऐसी चीज़ होती है, कभी भी इसको इतिहास की किताबों में दबाया नहीं जा सकता, कभी भी उसको ज़मीन में, मिट्टी में दफनाया नहीं जा सकता। 2002 के नरेंद्र मोदी के दौर में जब गुजरात में दंगे हुए थे, उसको लेकर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई और उनको सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। ये अलग बात है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी, वो क्लीन चिट अपनी जगह है, ये आरोप अपनी जगह है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर जुल्म को ठीक नहीं किया जाता, ज़्यादतियों को अगर बर्दाश्त किया जाता है और जो असमानताएँ हैं, जो गैर बराबरी है, अगर उन्हें बढ़ने दिया जाता है, तो वो कश्मीर पर सिर्फ नहीं रहता लिमिटेड, वो सिर्फ गुजरात पर लिमिटेड नहीं रहता, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पर लिमिटेड नहीं रहता, वो हमारे आप सबके हर जगह हमारे आसपास वो आग साफ तौर पर नजर आएगी अगर हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहेंगे। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।